हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत 9 लाख आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम का आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से विधानसभा में अनाउंसमेंट किया गया था कि उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत 9 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों के भविष्य, नौकरी और शोषण से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा और उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम का आदेश जारी कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश में गठित होने वाला आउटसोर्स सेवा निगम का ड्राफ्ट भी सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम किस तरीके से कार्य करेगा, इसकी पूरी प्रोसेस को यहां पर पॉइंट टू पॉइंट आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के कार्य रूप में आने के बाद किस तरीके से लाभ मिलेगा आउटसोर्सिंग के रूप में कार्य कर रहे कर्मियों को, क्या वास्तव में उन्हें एक पारदर्शी भर्ती और शोषण से निजात दिलाएगा ये उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, और एजेंसियां जो शोषण का एक माध्यम है, क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम आने के बाद? क्या है इसकी सच्चाई? सारे पॉइंट, सारे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जितने आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, चाहे किसी भी विभाग में वो कार्य कर रहे हों, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की सारी और डिटेलिंग जानकारी जो है सभी तक पहुंच सके। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के ड्राफ्ट को लेकर के या उसके कार्य प्रणाली को लेकर के सारे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई भी सरकारी विभाग नहीं है जहां पर आउटसोर्स कर्मी कार्यरत ना हो, और इनका शोषण ज्वाइनिंग से लेकर के कार्यकाल जितना इनका होता है हमेशा होता रहता है। कभी वेतन समय पर ना मिलना, वेतन काफी कम मिलना, ये सारी इनकी कई समस्याएं हैं और इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आउटसोर्स सेवा निगम में सभी को इंक्लूड करते हुए सभी के समाधान पर डिस्कशन किया गया है। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का ड्राफ्ट जो राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है, क्या रहेगा इसका पूरा प्रोसेस, उस पर भी यहां पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, जिसे यूपी कॉस के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, इसका एक पूरा ड्राफ्ट आप सभी के सामने है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस जो ड्राफ्ट की विषय सूची है उसमें 7 पॉइंट को यानी 7 टॉपिक को शामिल किया गया है। वर्तमान स्थिति और समस्याएं क्या हैं आउटसोर्स कर्मियों की, उनका समाधान क्या हो सकता है, निगम के उद्देश्य क्या रहेंगे और उनके परिणाम क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, श्रेणी पदवार किस तरीके से डिसाइड की गई है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी आउटसोर्स कर्मियों की। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं पर। तो पहला पॉइंट है, सरकार द्वारा विभागों संस्थाओं को कॉन्ट्रैक्ट या मानदेय या आउटसोर्सिंग पर कर्मियों की सेवाएं ली जा रही हैं। दूसरा पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट एवं मानदेय कर्मियों को सीधे विभाग से धनराशि प्राप्त होती है, जबकि आउटसोर्सिंग कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसीज के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी जो डायरेक्ट विभागीय संविदा होती है उन्हें तो सैलरी विभाग से प्राप्त होती है, लेकिन जो आउटसोर्सिंग भर्तियां होती हैं उसमें जो कर्मी कार्य करते हैं उन्हें सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से वेतन प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है, आउटसोर्सिंग कर्मियों को एजेंसियों द्वारा अवैधानिक रूप से कटौती कर मानदेय दिया जाता है, वह भी समय से नहीं दिया जाता है। चौथा पॉइंट है, कार्मिकों का चयन करते समय नवीनीकरण के समय धन वसूली या शोषण की शिकायतें मिलती हैं। पांचवा पॉइंट है, ईपीएफ तथा ईएसआई खातों में समय से धन जमा नहीं करना, कुछ कार्मिकों के खाते न खोले जाना, खुले हुए खातों में भी कुछ ही खातों में धन जमा किए जाने की भी शिकायतें मिलती हैं। और छठा पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष एजेंसी परिवर्तन होने पर कार्मिकों का ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी की धनराशि पुरानी एजेंसी में ही रह जाती है। सातवां पॉइंट है, कार्मिक के चयन हेतु कोई पारदर्शी प्रक्रिया न होने के कारण गरीब एवं मेधावी अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। अगला पॉइंट यहां पर दोस्तों है कि प्रत्येक वर्ष एजेंसियों के परिवर्तन के कारण ईपीएफ तथा ईएसआई खातों का विभागों द्वारा मॉनिटरिंग एवं एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है। अगला पॉइंट है, ईपीएफ तथा ईएसआई से मिलने वाले लाभ जैसे दुर्घटना से मृत्यु, विकलांगता होने पर बीमा धनराशि, पारिवारिक पेंशन एवं मुफ्त उपचार आदि का लाभ अधिकांश कर्मियों को नहीं मिल रहा है। अगला पॉइंट है, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन एवं महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की जा रही है। अगला पॉइंट जो है,
वह है इन समस्त समस्याओं से कार्मिकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। और अगला पॉइंट है जीएसटी 18% एवं कमीशन 4.5% के रूप में कुल 22.5% राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्ययभार भी बढ़ता है। तो दोस्तों ये तो थी वर्तमान स्थितियां और उनकी समस्याएं। अब समाधान क्या आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से इसका किया जाएगा? तो पहला पॉइंट है आउटसोर्सिंग कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु एक निगम के गठन की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है पारदर्शी एवं केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए समस्त प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। तीसरा पॉइंट है आउटसोर्स कर्मियों को पूर्ण निर्धारित मानदेय, ईपीएफ तथा ईएसआई की धनराशि जमा करना एवं समस्त लाभ समय से उपलब्ध कराना निगम का प्रथम दायित्व होगा। अगला पॉइंट है आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सेवाएं समाप्त करना, एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्मिकों के उत्पीड़न को समाप्त करना। पांचवा पॉइंट है निगम का गठन कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के अंतर्गत नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रस्तावित है। छठा पॉइंट है निगम वन स्टॉप शॉप होगा, सभी विभागों, संस्थाओं, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को आउटसोर्स कार्मिकों को उपलब्ध कराएगा, यानी सभी विभागों के लिए ये कार्य करेगा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम। ये बात ध्यान रखना है। गठन के पश्चात पूर्व से कार्यरत समस्त कार्मिकों की सेवाएं यथावत रहेंगी एवं कोई भी कार्मिक हटाया नहीं जाएगा। अब इस निगम के गठन का उद्देश्य क्या है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एवं अनस्किल्ड मैन पावर को शासन के समस्त विभागों एवं संस्थाओं में उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट है बिना किसी उत्पीड़न के नियमों व कानूनों के अंतर्गत स्टेट्यूटरी ड्यूज के साथ पूर्ण इम्यूलमेंट का भुगतान सुनिश्चित करना। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक माह की 1 तारीख को कार्मिक के खाते में मानदेय की धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करना। चौथा है प्रोफेशनल और कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एवं कंसल्टेंट्स को सूचीबद्ध कर मांग के अनुसार विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं को उपलब्ध कराना। ये निगम के उद्देश्य रहेंगे। अब निगम जब अपने कार्य रूप में आ जाएगा तो उसके आउटकम्स अर्थात परिणाम क्या होंगे? तो पहला है आउटसोर्स कार्मिकों के पूर्ण मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में प्रत्येक माह की 1 तारीख को सुनिश्चित किया जाएगा, यानी डायरेक्ट बैंक खाते में पेमेंट जाएगा। निर्धारित मानकों द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। समस्त आउटसोर्स मैन पावर के ईपीएफ तथा ईएसआई के खाते अनिवार्य रूप से खोलना एवं समय से एवं पूर्ण भुगतान किया जाएगा। चौथा पॉइंट है ईपीएफ तथा ईएसआई से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के लिए कार्मिकों को निगम के पोर्टल पर आवेदन करेगा तथा निगम द्वारा समस्त लाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कार्मिकों को व्यक्तिगत रूप से किसी भी संबंधित कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। ईएसआई से क्या लाभ प्राप्त होंगे? तो ये बात ध्यान रखना है कि समस्त महिला कर्मियों को 180 दिन पेड जो है मैटरनिटी लीव अर्थात प्रथम एवं द्वितीय डिलीवरी पर एवं मिसकैरेज होने पर 42 दिनों का पेड मैटरनिटी लीव प्रदान किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है अस्वस्थता की स्थिति में 91 दिन तक 70% पेड लीव एवं असाध्य रोग की स्थिति में 124 से 309 दिनों तक 80% पेड लीव दिया जाएगा तथा विशेष परिस्थितियों में यह 730 दिनों अर्थात 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है उसमें है कार्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा सुपर स्पेशलिटी सेवाएं ईएसआई चिकित्सालय या ईएसआई द्वारा इंपैनल्ड प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालयों में मुफ्त उपचार शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी एवं सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेवाएं ईएसआई चिकित्सालय में ईएसआई द्वारा इंपैनल्ड डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर मुफ्त सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों में 57 सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय डायग्नोस्टिक सेंटर इंपैनल्ड है। अगला पॉइंट जो है ईएसआई मेडिकल या डेंटल या नर्सिंग कॉलेज एवं अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग कोर्स में आउटसोर्स कार्मिकों के बच्चों में निर्धारित सीटों के आरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी एक बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। अगला पॉइंट है कार्मिकों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु 15,000 रुपए परिवार के सदस्यों को दिए जाएंगे। अब ईपीएफ से क्या लाभ मिलेगा आउटसोर्सिंग कर्मियों को? तो पहला है कार्मिकों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2.5 लाख से 7 लाख तक की धनराशि परिवार को दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है 60 वर्ष के बाद सेवा अवधि के आधार पर 1,000 से 7,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। तीसरा पॉइंट है विधवा को 1,000 से 2,900 रुपए आजीवन पेंशन दी जाएगी और अविवाहित कार्मिक की मृत्यु पर उनके माता पिता को आजीवन 1,000 से 2,900 रुपए की पेंशन दी जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ राज्य सरकार को प्रस्तावित प्रकरण क्या है? तो आउटसोर्स कार्मिकों को वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश प्रस्तावित है, यानी उन्हें सीएल दिया जाएगा। समस्त कार्मिकों को 10 दिन का चिकित्सा अवकाश भी यानी मेडिकल लीव भी प्रस्तावित है। कार्मिकों को शासकीय कार्यवश मुख्यालय से बाहर जाने पर निर्दिष्ट धनराशि विभाग द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है। कार्मिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख जो है वो
एक्स ग्रेशिया के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है। अब बैंक से प्राप्त होने वाले कौन कौन से लाभ हैं, तो दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता होने पर बैंक द्वारा 30 लाख तक की धनराशि कार्मिक के परिवार को दी जाएगी। इसे हेतु कार्मिक को किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम दे नहीं होगा। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं निगम से क्या लाभ प्राप्त होंगे आउटसोर्सिंग कर्मियों को। तो प्रत्येक माह की 1 तारीख को कार्मिक के खाते में मानदेय की धनराशि जमा कराना सुनिश्चित किया गया है और ईएसआई, ईपीएफ एवं बैंक से मिलने वाली समस्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। कार्मिकों की कार्यक्षमता या दक्षता बढ़ाए जाने और समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार को 18% प्लस 4.5% कमीशन अर्थात कुल 22.5% की बचत होगी। और यहाँ पर श्रेणी 4 के कार्मिकों की ऐसी बालिकाओं के लिए जो मेडिसिन में चयनित हैं अथवा एमटेक, आईआईटी, आईआईएम, पीएचडी हेतु चयनित है, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयनित एवं विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों को निगम के वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उपरोक्त सुविधा एक परिवार में एक बालिका को एक ही बार अनुमन्य होगी। अगला पॉइंट है ईपीएफ या ईएसआई में जमा धनराशि की जानकारी मोबाइल पर मैसेज या पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। 7वां पॉइंट है निगम कार्यालय पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड यानी पेपरलेस होगा एवं ऑनलाइन के माध्यम से ही कार्य करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा अर्थात उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की संगठनात्मक संरचना क्या रहेगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सलाहकार समिति होगी, निगम कार्यालय होगा, शासन या निदेशालय या नगर निगम स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थाओं की समितियां होंगी, मंडल स्तर समिति होगी और जिला स्तर समिति होगी। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। अब इस पर भी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन शामिल होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा समग्र रणनीतिक दिशा और रणनीतियां प्रदान करना, निगम के प्रबंध संचालन में सुनिश्चित करना। दूसरा पॉइंट है निगम के बजट एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना, निगम मुख्यालय के पद सृजन एवं वेतन निर्धारण आदि करना इनके कार्य होंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड का अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा, प्रबंध निदेशक काडर पोस्ट होगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 होंगे, डायरेक्टर में अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, डायरेक्टर अगला जो है अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव वित्त विभाग, और डायरेक्टर अगले होंगे कार्मिक विभाग के सचिव या मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, और अगले डायरेक्टर जो होंगे वो न्याय विभाग के प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव होंगे। अगले डायरेक्टर जो हैं वो श्रम विभाग के अपर या मुख्य सचिव होंगे और 2 डायरेक्टर के पद जो है मानव संसाधन विकास विशेषज्ञ के लिए रखे जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर सलाहकार समिति में कौन होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 4 सदस्यों को नामित किया जाएगा जो सलाहकार समिति में होंगे, जिसमें जिला अधिकारी, प्रतिष्ठित उद्योगपति, टेक्नोक्रेट और स्ट्रेटजिस्ट होंगे। यह समिति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आवश्यकता अनुसार समय समय पर अपनी सलाह देगी। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं निगम मुख्यालय। तो निगम मुख्यालय द्वारा निगम के उद्देश्य एवं आउटकम हेतु कार्य किया जाएगा तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। अब जो निगम में सदस्य होंगे उनकी सैलरी को लेकर के भी बात यहाँ पर की गई है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एक पद होगा, कैडर पोस्ट होगी, वेतन मान जो है योग्यता के अनुसार उन्हें दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के 3 पद होंगे, ये वेतन मान के अनुसार उन्हें पे किया जाएगा। जनरल मैनेजर आउटसोर्सिंग के रूप में रखे जाएंगे, 3 पद होंगे और सैलरी 1 लाख यहाँ पर उनकी होगी। और मैनेजर ऑपरेशन, एचआर, प्रशासन, वित्त एवं लेखा, आईटी, लीगल के 5 पद होंगे जिसके लिए सैलरी 40,000 होगी, आउटसोर्सिंग भर्ती होगी। पर्सनल असिस्टेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर का 1 पद होगा, आउटसोर्सिंग भर्ती होगी, 25,000 सैलरी होगी। सीनियर अकाउंटेंट के 8 पदों पर भर्ती होगी निगम के लिए, जिसमें डिपुटेशन फॉर्म ट्रेजरी जो है और यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी और सैलरी 25,000 होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के 40 पद होंगे, आउटसोर्सिंग रूप में भर्ती की जाएगी और 18,500 रुपये यहाँ पर सैलरी रखी गई है। और ऑफिस सबॉर्डिनेट्स के 12 पदों पर भर्ती होगी, आउटसोर्सिंग के रूप में 15,000 सैलरी है। और वॉचमैन की 3 पदों पर भर्ती होगी आउटसोर्सिंग के रूप में, जहां पर 15,000 रुपये सैलरी पर मंथ रखी गई। तो ये तो हो गए मुख्यालय में जो कार्य करेंगे कर्मचारी, उनसे रिलेटेड जानकारी। आगे दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कि शासन, निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं की समितियों को लेकर के। तो शासन, निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं की समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक अध्यक्ष होगा, सदस्य होंगे और इसके जो कन्वीनियर हैं और फिर सदस्य होंगे। तो यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में आप किसे अपॉइंट किया जाएगा, मेंशन किया गया है। विभाग के द्वितीय स्तर के अधिकारी, वित्त विभाग के प्रतिनिधि या वित्त नियंत्रक होंगे। और फिर मंडल स्तरीय जो समिति होगी उसमें भी मंडलायुक्त अध्यक्ष होंगे, अपर आयुक्त प्रशासन वो कन्वीनियर होंगे और संबंधित विभाग के मंडल स्तरीय अधिकारी जो हैं वो सदस्य होंगे।
यहाँ पर जिला स्तरीय जो समिति है उसकी संरचना क्या रहने वाली, तो जिला अधिकारी अध्यक्ष होंगे, सदस्य मुख्य विकास अधिकारी होंगे और संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी समस्त चिकित्सालयों, शोध संस्थान, प्राविधिक संस्थान के अध्यक्ष, नामित अधिकारी जो है वो सदस्य के रूप में रहेंगे। शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थाओं की समिति, मंडल स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा कार्मिकों का चयन करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को निगम के पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। निगम के एमडी द्वारा हस्ताक्षर कर प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर या आईडी कार्ड पोर्टल के माध्यम से संबंधित समिति के अध्यक्ष को प्रेषित किए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर कार्मिकों को वितरित किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से की गई है वो आउटसोर्सिंग कर्मियों को लेकर के है, जहां पर योग्यता या मानदेय के अनुरूप श्रेणियां डिसाइड कर दी गई हैं और उस श्रेणी में आने वाले सभी विभागों के कार्य कर्मचारी जो हैं उनको समान वेतन मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई चतुर्थ श्रेणी के पद पर आउटसोर्सिंग कर्मी के रूप में नियुक्ति पाता है तो ऐसा नहीं कि शिक्षा विभाग में उसकी सैलरी अलग है और बैंकिंग में उसकी अलग है। आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा सभी चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सैलरी जो है वो समान कर दी गई है, वो चाहे किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हों। तो 4 कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया है। पहली कैटेगरी जो है उसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो लेक्चरर आएंगे, प्रोजेक्ट ऑफिसर आएंगे, अकाउंटेंट ऑफिसर आएंगे, असिस्टेंट आर्किटेक्ट आएंगे। इनके लिए योग्यता जो है स्नातक एवं अधिमानी अहर्ता होगी और इनको जो है सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ मिलेगी, चाहे किसी भी विभाग में कार्य करें। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनो, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट आएंगे, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक एवं अधिमानी अहर्ता होगी। सैलरी 21,500 रुपए होगी। और तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनो, टाइपिस्ट, टेलीफोन मास्टर, ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, सुपरवाइजर, मैनेजर, ड्राइवर, ये सारे आएंगे और इसके लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी। सैलरी 18,500 रुपए इसके लिए रखी गई है। बाकी चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत स्वीपर, ऑफिस सबॉर्डिनेट, वॉचमैन, माली, कुक, चौकीदार, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, वार्ड बॉय, रिकॉर्ड असिस्टेंट, अर्दली, अनुसेवक, मेट, क्लीनर, असिस्टेंट पंप ऑपरेटर आदि आएंगे, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता कक्षा 10 और कक्षा 8 है और उसके लिए वेतन जो है 15,000 रुपए निर्धारित किया गया है। तो कुल मिलाकर के आउटसोर्स सेवा निगम के आने के बाद सबसे जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम वेतन 15,000 मिलेगा और जो फर्स्ट श्रेणी के अंतर्गत आएंगे उनको 25,000 यहाँ पर मिलेगा। यानी 15,000 न्यूनतम सैलरी आउटसोर्सिंग कर्मियों की निर्धारित कर दी गई है और 25,000 अधिकतम जो है सैलरी डिसाइड कर दी गई है आउटसोर्सिंग कर्मियों की। बाकी आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा कर्मियों की चयन प्रक्रिया क्या होगी उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया, अभ्यर्थी की पारिवारिक आय, अभ्यर्थी की आयु, पद हेतु निर्धारित योग्यता, पद के सापेक्ष विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं स्थानीय निवास के आधार पर की जाएगी। किसी भी पद है तो कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी। अधिक आयु, निम्न पारिवारिक आय, ग्रामीण क्षेत्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित आउटसोर्सिंग कर्मियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को भेजी जाएगी। निगम द्वारा चयनित आउटसोर्सिंग कर्मियों के प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर या आईडी कार्ड एमडी द्वारा हस्ताक्षर कर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे। निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर पर कुलपति, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, संस्था के अध्यक्ष द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर वितरित किया जाएगा। विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं आदि में पूर्व से कार्यरत समस्त आउटसोर्स कार्मिक निगम को हस्तांतरित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा जो सारे पॉइंट किए गए हैं वो अगर सभी मूर्त रूप में आते हैं तो वास्तव में सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब देखना ये होगा कि आउटसोर्स सेवा निगम का जो ड्राफ्ट आया है ये अपने मूर्त रूप में कब आता है और कब ये अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करता है और कब लाखों अभ्यर्थी जो कार्मिक रूप में आउटसोर्स संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। आगे जो भी इसकी ऑफिशियल अपडेट होगी आपको उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।